Hello everyone, welcome to DS tutorial. This is Satish Kumar Chaurasia and today we are going to do a model paper, sample paper which is published by CBSE. Okay, and there are so many important questions which are going to help you a lot. तो चलो देखते हैं, है ना? चले आ जाइए. हमने क्या किया है, समय को बचाने के लिए क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देख पाएँ एक ही बार में. ठीक है, तो आइए देखते हैं. एक एक क्वेश्चन देखेंगे. ये 2022 और 2023 ये सीबीएसई के थ्रू पब्लिश हुआ था. ओके, जिसमें फर्स्ट सवाल था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू -5, 0, -40, 8, 0 and 5, -30. Which among the following is the factor of px? Okay, तो if we have to find x intercept, है ना, factor of px, it means we have to find the value of x for which the following equation will satisfy. ये ए समझिए, ए बी सी और डी में ये एक्स के रिस्पेक्ट में ही तो इक्वेशन दी गई है, तो हमें कोई एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जिससे ये सेटिस्फाई करे इन चारों कोऑर्डिनेट की मदद से. ध्यान देना, -5, 0, 0, -40 है, 8, 0 है, और 8, 0 के बाद क्या दिया हुआ है आप ध्यान से देखें, 8, 0 है और 5, -30 है. तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो x इक्वल टू -5 है, यहाँ पे देख रहा हूँ तो x इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं. यहाँ पे देख रहा हूँ तो x इक्वल टू 8 है. दो को ध्यान देने लायक है. तो जो हम लोगों ने दो को ध्यान दिया तो यहाँ पे हमने देखा कि x इक्वल टू क्या आ रहा है, -5 आ रहा है. x इक्वल टू क्या आ रहा है, -5. यानी कि अगर इसका इक्वेशन बनाया जाए तो x+5, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, और दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 8, यानी कि x-8, जो कि आपके ऑप्शन में है. दिस इज द फैक्ट. ओके, चलते हैं अगले सवाल. यहाँ पर बोल रहा है कि शोन बिलो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ध्यान देना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन mx प्लस 4y माइनस का 6 और ny माइनस का 12 x प्लस का 12x प्लस का 12. ओके, तो इसमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू m की होगी जिसमें ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होगा. इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो केस होता है वो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. यही तो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एम एक्स, ये पहला है, एम एक्स प्लस 4y माइनस का 6 इक्वल टू 0, एन वाई माइनस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, a1 की वैल्यू देखो क्या है अपने पास, m है, और a2 की वैल्यू क्या है अपने पास, n है. उसी तरीके से b1 की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 है, और b2 की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का 12 है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे c1 की वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 6 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है. ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से देखना है. तो a1/a2, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, ओ सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, करके देखते हैं. ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस. अब देखिए, a1 की वैल्यू आपको पता है और a2 की वैल्यू अब आपको पता है, b1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ b2 की वैल्यू आपको पता है, c1 की वैल्यू पता है आपको, c2 की वैल्यू यहाँ पता है. ओके, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m/n इक्वल टू 4/में माइनस का 12. ओ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सही था वो, सब कुछ ठीक था, सॉरी सॉरी सॉरी. ठीक है, सब कुछ ठीक था. हाँ,
ये सब कुछ ठीक था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन जो है mx प्लस का ny माइनस का 6 था, यहाँ पे ny पहले आ गया था, तो हम लोगों ने इसको बदल दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बदला है, माइनस का 12x प्लस का ny और प्लस का 12, तो यहाँ पे a2 b2 और c2 निकाल लिया है। बिल्कुल सही किया गया था, है ना, इस पे शंका करने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पुट कर दिया गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए a1 की जगह पे m था, a2 की जगह पे -12 था, b1 की जगह पे 4 था, b2 की जगह पे n था, और c1 की जगह पे -6 था और c2 की जगह पे 12 था। ठीक है, इस चीज को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ध्यान दीजिए, इन दोनों को सॉल्व किया, इसीलिए मैंने इसे ब्लू कलर से लिखा। 4 अपॉन n इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2, यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 8। फिर इन दोनों को सॉल्व किया गया, तो m अपॉन माइनस का 12 इक्वल टू 4 अपॉन में n की जगह पे -8 रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस का 1 अपॉन 2 हो गया इक्वल टू माइनस का m अपॉन 12, माइनस माइनस बच्चा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू ये 12 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 अपॉन 2 हो जाएगा। 12 अपॉन 2 का मतलब 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू माइनस का 8 आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले कि क्यू स्क्वायर माइनस का 4pr इज ग्रेटर देन 0, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर विल, ठीक है ना। तो इसमें ये जो बात लिखी हुई है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान दो। तो ये वाली जो चीज दे रखी है ना हम लोगों को, इन्होंने कहा कि अगर क्यू स्क्वायर माइनस का 4 पी आर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इनके रूट जो होंगे वो क्या होंगे, है ना। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर कैसे होंगे, तो जेन ने कहा कि ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, विपुल ने कहा कि पॉजिटिव होंगे जब पी और क्यू और आर भी पॉजिटिव होंगे, और सुमन ने बोला कि नेगेटिव होंगे अगर पी और क्यू और आर पॉजिटिव होंगे। तो इसमें पूछा गया कि किसने सही जवाब दिया, तो इसका देखिए जवाब भी लिख दिया कि 3 केसेज होते हैं। सबसे पहले क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस का 4pr अगर इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाता है, इक्वल रूट का कंडीशन आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, एनसीईआरटी वाले बच्चे जो किताब से पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, उसी को यहाँ पे क्यू और पी आर के टर्म्स में दिखाया गया है, घबराने का नहीं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लेते हैं तो क्या लेते हैं, देख लो बच्चा पार्टी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लेते हैं। इसमें क्या लिया गया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर लिया गया है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सेम चीज है ये। ओके, तो यहाँ पे अगली चीज आ गई, क्यू स्क्वायर माइनस का 4pr लेस देन 0, ये इमेजनरी रूट है, तो हमको किस पे काम करना है, इस पे काम करना है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात समझ में आ रही, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का केस है, देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला है, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट तो हो गए, लेकिन इसमें भी एक चीज है कि अगर p ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। बात समझ में आ रही, और क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला का केस होता है, और अपवर्ड पैराबोला का केस होता है, तो वर्टेक्स जो होता है, उसका जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है बच्चा पार्टी ध्यान देना, ये जो वर्टेक्स है ये कहाँ होता है, बॉटम में होता है। ये वर्टेक्स जो होता है वो कहाँ होता है, बॉटम में, नीचे होता है। तो इसलिए रूट्स क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और पी लेस देन 0 होता है तो रूट पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है ना, डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो इसका वर्टेक्स ऊपर हो जाएगा, वर्टेक्स ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव दे देगा रूट की। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। अगला देखते हैं, देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं जो कि सेंटर्ड हैं ओ माइनस का 4,3 एंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्किल टू दैट ऑफ आउटर सर्किल। इनर सर्किल और आउटर सर्किल थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बना के दिखा देता हूँ कि सबसे पहला नंबर इनर सर्किल, जहाँ पे हमने रेडियस क्या लिया हुआ है, स्मॉल आर, तो इसका एरिया, और ये पूरा आउटर सर्किल है ना, इसका एरिया का रेशियो है, ये पूरा छोटंकी का रेशियो, छोटंकी का एरिया टू द एरिया ऑफ बड़ा वाला, तो उसका एरिया जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ।
ठीक है। तो हम लोगों ने एरिया निकाल लिया छोटे वाले का। देखो बच्चा पट्टी, एरिया छोटे वाले का क्या होगा, पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर ही लिया था। बड़े वाले में पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस थी, इक्वल टू 1/9। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। ठीक है, समझते चलना साथ में। और आर अपॉन में कैपिटल आर इक्वल टू 1/3। जो ये चीज आई है, तो अगर मैं सेंटर से एक लाइन खींचूं, थोड़ा ध्यान देना बच्चा, ऐसे अगर मैं एक सेंटर से लाइन खींचता हूं, ध्यान देना, अगर मैं सेंटर से ऐसे लाइन खींचता हूं जो कि एकदम बाहर तक जाती है, तो वो क्या होगी, कैपिटल आर होगी, हाँ कि ना। लेकिन इसी में किसी एक पॉइंट तक स्मॉल आर वाली भी होगी, छोटंकी वाला, जो आपका छोटू भाई है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसका भी तो रेडियस रहा होगा। तो इस लाइन को ये किस तरीके से कट कर रहा होगा, तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये था, इस चीज से ध्यान दीजिए। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 3। तो यानी कि कैपिटल आर टोटल कितना रहा होगा 3, और ये वाला कितना है 1। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा 2। तो यानी कि बच्चा यहाँ देखो रेशियो तो मिल गया ना, M1 रेशियो M2 कितना होना चाहिए 1:2। M1 रेशियो M2 कितना होना चाहिए बच्चा 1:2। तो देखो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया M1 यानी 1, x2 का फार्मूला देखो x1 y1 x2 y2 यहाँ मान लिया। तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है आपको, है ना, ध्यान से देखते जाओ बस। M1 इंटू x2 की जगह पे 3 प्लस M2 की जगह पे 2 लेंगे, ठीक है ना। ये देखो M2 अपना M2 भाई साहब ये, और M1 ये, ठीक है ना। तो M2 इंटू x1 की जगह पे क्या आएगा -4 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1 3। इसी तरीके से इसको भी कर लिया और यहाँ पे सॉल्व कर लिया। 3 माइनस का 8 माइनस का 5/3 एंड 5 + 6 11/3, दैट इज ऑल। ओके, चलते हैं आगे। ओके, देखो अगला फिर से शानदार क्वेश्चन। एक सोनाली नाम की बच्ची है, वो स्टैंड कहाँ कर रही है भाई, ऑन वन साइड ऑफ रोड, जो कि रोड कितने मीटर चौड़ी है 7 मीटर चौड़ी है, ठीक है। और वो एस्टिमेट करना चाहती है वो कैपिटल डी डिस्टेंस, जो कि एक पोल से दूसरे पोल की दूरी है, ठीक है ना। और बिना रोड को क्रॉस किए सोनाली इस बीच के जो पोल के डिस्टेंस है, उसके बीच की डिस्टेंस को, दो पोल के बीच की डिस्टेंस को पता करना चाहती है। तो कैसे करेगी ये पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, वो थेल्स थ्योरम लगा लेगी, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकती है ना। तो यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल है अपने पास, है ना, और इसमें एंगल्स बराबर हैं, तो यानी सिमिलर तो हो गया। और सिमिलैरिटी हम लोगों ने लगा लिया। किस किस ट्रायंगल में बच्चा पार्टी ध्यान दें, किस किस ट्रायंगल में लगे है सिमिलैरिटी, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ए सी अपॉन में सी बी इक्वल टू ए डी अपॉन में डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ध्यान देना, इसमें ए सी ले लिया इधर से और फिर सी बी ले लिया, ठीक है। उसी तरीके से ए डी ले लिया और फिर डी ई ले लिया, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया इस चीज को। जो इसको किया तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 + पी, और सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दें, सी बी कहाँ है भैया, सी और बी देखो कैपिटल डी, ये रख लिया। और एडी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए एडी की वैल्यू पी, रख लिया पी। और डीई की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, डी की वैल्यू है स्मॉल आर। तो यहां से आ जाएगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देखो आर इंटू 7 + पी इक्वल टू डी इंटू पी। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू 7 + पी अपॉन में पी, दैट इज ऑल। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सेम चीज दी हुई है, दो ट्रायंगल हैं और कह रहे हैं कुछ के साइड दी हुई है, जैसे के एल है 4 और एल एम है 3, इधर पी क्यू है 8 और आर क्यू है 6। और यहाँ पे बताया गया है कि along with the given information which of these is sufficient to conclude whether triangle KLM is similar to triangle PQR, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नंबर समझना कि सिमिलैरिटी अगर दिखा रहे हैं तो सिमिलैरिटी में एक तो एंगल सेम होना चाहिए, दूसरा साइड्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं तो एंगल अपने आप सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एम एल अपॉन में आर क्यू अगर करते हैं और के एल अपॉन में पी क्यू अगर करते हैं, तो एम एल अपॉन आर क्यू करते हैं तो क्या आएगा 3/6, और के एल अपॉन पी क्यू करते हैं तो क्या आता है 4/8। इन दोनों से हमें रेशियो क्या मिलता है 1/2। तो
तो इसका मतलब ये कि रेशियो सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल है यानी कि सिमिलर है, और सिमिलर है यानी कि एंगल बराबर है। यही काफी है, आगे कुछ सोचना ही नहीं, ओनली फर्स्ट। अगला इसमें भी देखिए सेम से वही थेल्स थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि साफ साफ है ए पैरेलल है किसके, यहाँ पे बी क्यू के, ठीक है ना। तो ट्रिंगल कौन कौन सा, पी ए ई और पी बी क्यू, है ना। इसमें हमने क्या किया अभी, इधर से पी ई लिया और फिर पी ई लिया, पी ए लिया, पी ई लिया, उसी तरीके से यहाँ पे पी बी लिया और पी क्यू लिया, ठीक है, और यहाँ रख दिया। तो यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहला नंबर पी ए की वैल्यू कितनी दिख रही है भाई, तो बहुत शानदार, पी ए की वैल्यू है अपनी 3, देखो साफ साफ लिखा भी हुआ। और पीई की वैल्यू कितनी है भाई, तो पीई की वैल्यू तो निकालनी ही है ना, पीई की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, देखो पीई की वैल्यू फाइंड ही करनी है ना, पीई की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर 3 में पीई इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोगों को दिखाना था कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू, पी से लेके यहाँ तक, तो देखो ये 4 है कि नहीं है ना, 4, 4 ले लिया, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, पी से लेके क्यू तक की वैल्यू, पी से क्यू तक की वैल्यू क्या होती है, तो सिंपल सी बात है कि एक थ्योरम है, कौन कौन सा, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, दिस इज ए सेक्टर ना, तो सेक्टर है तो रेडियाई ऑफ सेम सेक्टर, रेडियाई ऑफ सेम सेक्टर, तो पी आर और पी क्यू आपस में क्या होंगे, 6 के बराबर होंगे, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/6 हो जाएगा, तो इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 PE इक्वल टू 18 हो जाएगा, है ना। तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 18/4, इसको कटाएंगे तो आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं, चलते हैं आगे। 8वां सवाल क्या कह रहा है भाई, कि a circle is drawn, 2 points are marked outside the circle such that 3 tangents are drawn to the circle using 2 points, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर 2 पॉइंट मार्क किया गया है, और इस तरीके से मार्क किया गया है कि उससे 3 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सके, है ना, सच दैट ओनली 3 टेंजेंट। तो हम लोग देख लो, पहला वाला पॉइंट बच्चा पार्टी खूब बढ़िया से दिख रहा होगा ये, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने बाहर ड्रॉ किए, और उसके बाद इन्हीं के हेल्प से क्या कर दिया हमने, 3 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब टेंजेंट तो आपको दिख ही रहा होगा, नहीं चलो हम भी दिखा देते हैं, दिस इज T1 मान लो, और ये वाला जो जा रहा, ये वाला जो है T2, ये वाला T1, और ये है T3, ठीक है बच्चा पार्टी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन above इंफॉर्मेशन, इन above इंफॉर्मेशन, उपयुक्त जानकारी के आधार पर कौन सी बात सही है, ऑल 3 टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ कहा नहीं जा सकता, both the point lie on the same both the point lie on the one of tangent, तो बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चा पार्टी, ये जो है दोनों पॉइंट एक ही टेंजेंट पे आ गए ना, ये आए कि नहीं आए, इसलिए आने के वजह से हमारा कौन सा पॉइंट सही होगा बताओ, बी वाला, ये, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोन बिलो इज द सर्कल विद 3 टेंजेंट के क्यू, के पी और एल एम, जहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं उसको मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर लिया, ध्यान से देखना। क्यू एल की वैल्यू 2 दी हुई है बच्चा, तो यहाँ देखो 2 मार्क कर लिया, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, के एल की वैल्यू 6 दी हुई है, तो के एल की वैल्यू देखो यहाँ पे 6 दी हुई है, ठीक है। मैं अपना ये ले लेता हूँ, 6 दिया हुआ। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा, पी एम इक्वल टू हाफ ऑफ के एल, तो के एल की वैल्यू कितनी थी, 6, हाफ ऑफ के एल क्या हो जाएगा, 3, यानी कि पीएम की वैल्यू 3, देखो ये है। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर, एक थ्योरम है कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, कि अगर टेंजेंट किसी बाहरी पॉइंट से ड्रॉ किया जाए तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि भैया जितना के क्यू होगा ना, क्या होगा बेटा, जितना के क्यू होगा, जितना के क्यू होगा उतना ही पी के होगा, जितना के क्यू होगा उतना ही क्या होगा, पी के होगा। ओके, तो के क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8 है, तो पी के की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 8 ही होगी।
है ना। तो पीके की वैल्यू जब 8 हो गई, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि पीके की वैल्यू जब 8 है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, के एम, ये वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो बड़े आराम से निकाल लेंगे भैया। कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 है और यहाँ से यहाँ तक हमको 3 है, पता है हमको, क्योंकि ये बताया है पी एम इक्वल टू हाफ हाफ के एल, यानी कि हाफ हाफ के एल का मतलब क्या होगा, के एल 6 है, यानी कि 3 ही तो आएगा। तो 8 में से 3 घटाइए हो कितना आएगा, 5, यानी कि के एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम लोगों ने एक चीज देखी, सेम प्रॉपर्टी लगाया कि देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट फिर से दिख रहा है, कौन कौन सा, एक तो ये एम और दूसरा ये एल, ठीक है। तो ये दो एक्सटर्नल पॉइंट्स हमको मिल गए, तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो ये 3 और देखें, ये 3 तो ये भी 3, ये 2 तो ये भी 2। तो हमने देखा कि ये टोटल लेंथ इसकी जो आ जाती है कितनी आ जाती है, 5, और ये भी आ जाती है 5। तो इस ट्रायंगल को मैंने अलग बना लिया कि देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और यहाँ एल के पर 50 बन रहा था, देखो ध्यान से आप, के पर 50 बन रहा था। तो अभी आपने देखा कि जब सेम इक्वल साइड्स है ना, ये वाली ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, ध्यान देना भाई, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो बेटा इक्वल साइड से बनने वाला एंगल बराबर होना चाहिए, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो भाई ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा बच्चा, 50 प्लस 50 प्लस एंगल एल एम के, यही हमको निकालना था बच्चा। एल एम के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो एल एम के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 100 हो जाएगा, दैट इज 80 डिग्री। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत आपको होने वाली है, क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि इस फिगर में ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल है। क्या बताया हुआ है, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ध्यान देना, ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, ए बी सी जेड एक्स से सब दिया हुआ है इन्होंने, और हम लोगों से पूछा क्या है कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू बता दियो। क्या बताया, कॉस थीटा की वैल्यू बता दी। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि भैया अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा ही होगा। कैसे, तो यहाँ लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब जब ये थीटा हो ही गया तो कॉस थीटा पूछ रहा है ये, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आपको पता है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये वाली चीज परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये दैट इज सी बाई बी, है ना, दैट इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको सिखाया गया है कि कैसे क्या लेते हैं, कि एंगल अगर थीटा है तो उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इधर बगल वाला है बेस होता है, और ये लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, या 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं कि 11वां सवाल इन्होंने लिया कि द साइन ऑफ एंगल इन अ राइट एंगल इज 4/5। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो यानी हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या ले लेंगे बच्चा, देखो ये परपेंडिकुलर की जगह पे 4 ले लेंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5। मैंने कहा कि ये थीटा ले लो, इसको कुछ थीटा ले लो, ठीक है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये मैं जानता हूँ कि आप ये सब धनाधन कर लोगे। तो साइड्स के जो मेजर आएंगे कितना आएंगे, 3 4 5, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चे जब कभी भी ऐसा हो ना कि ऑप्शन में ना आए, तो आप देखना कि इसके मल्टीपल आ रहे हैं क्या, इसका मल्टीपल। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की खास बात क्या है कि उसके मल्टीपल भी पाइथागोरस को फॉलो करते हैं, थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो ये हमको 3 4 5 तो नहीं मिला, लेकिन 6 8 और 10 मिल गया, तो दैट इज योर आंसर। ओके, आप इस चीज को आंसर मार के आगे बढ़ जाना। ओके, चलो 12वां सवाल के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पे कैमरा चल रहा होगा, मैं कैमरा हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होता होगा। अभी हटा देता हूँ, बाद में मैं लगा लूंगा, ठीक है। अभी फिट है तो कोने में शायद कुछ दिक्कत होती होगी।
ध्यान दें, यहाँ पे 12 वाला सवाल क्या दिया हुआ है बच्चा? ये दिया हुआ है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय सेट ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फाउंड बी इन द रेंज ऑफ 70 से 80 मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम हुआ और एग्जाम में जो मार्क्स आए उसमें ये पाया गया कि ज्यादातर बच्चे कितने के बीच में नंबर ले आए बच्चा? 70 से 80 के बीच में नंबर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, 70 क्या है आपका लोअर लिमिट है बच्चा, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, क्लास साइज जो है, जिसे हम क्लास साइज बोलते हैं बच्चा पार्टी, तो क्लास साइज क्या होता है? 80 मैंने 70 यानी कि 10 का क्लास साइज है। ओके, जिसे हाइट मैंने लिखा हुआ है, एच के नाम से जाना जाता है ना, स्मॉल एच। तो हमने क्या कहा कि भाई जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना, कि कितना नंबर, कितना कौन सा बच्चा पाया होगा सबसे ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गेटिंग द नंबर्स, है ना, मार्क्स, तो उसको हमने एक्स मान लिया, F1 को एक्स मान लिया। इसमें दो अगर हम बात करें तो F1 को एक्स मान लिया और स्टूडेंट बिफोर, तो मतलब थोड़ा सा समझना, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर द ग्रुप ये 70 से 80 वाला, और आफ्टर द ग्रुप यानी कि 80 से 90 वाला हो जाएगा। ठीक है ना, 70 से 80 वाले में पीछे अब अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर नेक्स्ट वाले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 से 90 वाला हो जाएगा। तो अब हम लोग तीन चीजें ले लेते हैं, ध्यान देना, एक लेते हैं एफ नॉट, एक लेते हैं F1 और एक लेते हैं F2। तो ये जो बेटा F1 होता है ना, तो ये तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और ये एक उससे पहले वाली और ये उसकी एक बाद वाली। तो हमने कहा कि भाई एक काम करो, F1 को x ले लो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर 70-80 आर इक्वल, तो उन्होंने कहा कि ये वाली और ये वाली आपस में बराबर है, तो अगर इसको y लेते हैं बच्चा पार्टी, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, y ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया और मोड का फार्मूला लगा, मोड का फार्मूला क्या होता है, देखो मोड का फार्मूला लगाओ, L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस का एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो एफ एल की वैल्यू तो 70 होता है, फिर F1 माइनस एफ नॉट, देखो भैया F1 की वैल्यू x रखी, एफ नॉट की वैल्यू क्या है y, और तो सबसे पहला नंबर x माइनस वाई आ गया, अपॉन में नीचे 2F1 यानी 2x माइनस का y माइनस का y, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू, अब देखना ये 2x माइनस 2y बनाएगा, बनाएगा ना, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बन गया, ये कट जाएगा बच्चा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 70 प्लस 5 75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तेजी से करवाने के लिए, ताकि आप बोर ना हो, और एग्जाम टाइम में टाइम बड़ा प्रेशियस होता है, तो आपको चीजें भी समझ में आ जाए और मजा भी आए, और आपका ज्यादा से ज्यादा वो हो भी जाए। ठीक है, तो ये वाले सवाल में अगर हमने बात करी हुई, तो इन द फिगर गिवन बिलो ये यूनिट स्क्वायर ROST इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर O। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है कि along with the above information which of these is sufficient to find the area of POQ। कैसे POQ का एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो सीधा सीधा बात है, ये सेक्टर है बेटा, सेक्टर में क्या आता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल भी लेंगे तो उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, फिर उसका डायगोनल निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डायगोनल है OT, वो खुद ही क्या है बेटा, रेडियस है। ये डायगोनल जो है वो क्या है बच्चा पार्टी, ये खुद ही रेडियस है ना। तो हमें रेडियस निकालना होगा और थीटा की वैल्यू, रेडियस और थीटा की वैल्यू, तो कौन सी चीज है जिससे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, तो सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सेक्टर पी होगी। ओके, चलिए, यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। देखो ये क्वाड्रेंट है बेटा, ये क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, 1/4। ये फिबोनाची सीरीज दी हुई है, 0 1 से 1 बनाया, 1 1 से 2 बनाया, और 2 3 से, मतलब पीछे के दो जोड़ दो अगला आ जाता है, 8 5 से 13 बनाया, ये फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ पर उसी तरीके से 1 और 2 से क्या बना हुआ है, देखो 3 बना हुआ है, और 3 और 2 से क्या बना हुआ है, 5 बना हुआ है बेटा, और ये 5 और 3 है ना आपस में, तो ये क्या बनाएगा 8, यानी रेडियस क्या मिल गई 8, तो 1/4 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8,
64 पाई अपॉन में 4 यानी 16 पाई आंसर है। तो आंसर है बी। ओके, चलो यहाँ पर देख लेते बच्चा पट्टी। 15 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है सोन बिलो इज द सॉलिड मेड बाय ज्वाइनिंग right circular cylinder and a hemisphere of equal radius, and total surface area of solid is equal to the surface area of sphere with twice the radius of solid। बेटा ध्यान दे, इसने बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड है ना बेटा, ये कह रहा है टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो है बच्चा पार्टी, इन्होंने कह दिया कि वो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विद रेडियस 2r, मतलब स्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर होगा, लेकिन उसमें रेडियस क्या लेनी है, 2r लेनी है। तो हमने कर दिया, इस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, r की जगह पे देखो बच्चे पट्टी 2r रख दिया, यहाँ से जो वैल्यू आ गई 16 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस चीज को अलग से देखता और ये फार्मूले के हिसाब से करता तो देखो क्या बनता। ये हमको पता है कि ये बेस वाली चीज है, ये दिख रहा है ना, ये सिलेंडर का बेस है। तो बेस कितना होगा, गोल ही तो होता है बेस। तो बेस अगर गोल होता है तो यानी कि पाई r स्क्वायर होगा, हाँ कि ना। अब ये पाई r स्क्वायर होगा बच्चा, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बच्चा बटी, वो होता है, आपको पता है क्या होता है, 2 पाई r h। वो हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का है जो कर्ड सरफेस एरिया है, ये वाला पार्ट कर्ड सरफेस एरिया पे आएगा। तो ये हमने लिख लिया 2 पाई r h। बेस एरिया लिख लिया पाई r स्क्वायर, और ये जो स्फेयर है इसको क्या लिख लिया 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व किया 2 पाई r स्क्वायर प्लस का पाई r स्क्वायर दैट इज 3 पाई r स्क्वायर, और प्लस का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h, यानी कि ये वाली चीज ध्यान देना, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है बच्चा, इसको किसके बराबर होना चाहिए, ये जो निकाला है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके बराबर होना चाहिए, वो हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, इक्वेट करने के साथ 16 पाई r स्क्वायर में 3 पाई r स्क्वायर घटाया बेटा, 13 पाई r स्क्वायर आया, और अपॉन में 2 पाई r h। तो h को रहने दिया और 2 पाई r से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे देखो 13/2 6.5 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से होने वाला सवाल था। चलते हैं आगे। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया हुआ है, कॉट थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। बच्चा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इनवर्स रूल लगा रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ध्यान दो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो यहाँ पे साइन थीटा ऊपर चला गया और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया बच्चा, और जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, सेक थीटा, इसलिए आंसर हुआ सेक थीटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ बचे हुए सवाल जो हैं आप लोगों के उसको खत्म करते हैं। ठीक है, अभी के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से। आशा करूंगा कि ये सारे सवाल आपको पसंद आएंगे और आप ध्यान से करेंगे, और आपकी तैयारी में ये एक अच्छा हेल्प मिलेगा आपको इससे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जीवन के आनंद लीजिए। ठीक है, राधे राधे, जय भोले शंकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।